हेलो दोस्तों, राइज विथ SICS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको एक बात पता है, व्यापम की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे टफ सिचुएशन, सबसे कठिन घड़ी कब आ जाती है? जब किसी भी पेपर में इंग्लिश पूछ ली जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा ये समझता है कि मेरी इंग्लिश वीक, इसलिए मैं व्यापम की तैयारी करूँगा, मैं SSC की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी नहीं करूँगा। तो आपने ये प्लान करके व्यापम की तैयारी शुरू की, लेकिन फिर व्यापम ने कहा नहीं, हम भी इंग्लिश पूछेंगे और हम इंग्लिश कमज़ोर नहीं पूछेंगे, हम भी अच्छे लेवल की इंग्लिश पूछेंगे। तो अभी जो एग्ज़ाम चल रही है, आपकी पटवारी की एग्ज़ाम चल रही है, अपकमिंग जैसे आपके वन रक्षक की आने वाली है, MPSI की आने वाली है, सभी में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है। अभी जो पेपर चल रहे हैं पटवारी के, उसमें काफ़ी बच्चे या तो इंग्लिश का सेक्शन देख ही नहीं रहे हैं या देख रहे हैं तो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज। पहले हम लोग वो टारगेट करेंगे जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी जो आपके पेपर चल रहे हैं उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, वॉइस से। वॉइस को हमें एकदम आसान तरीके से समझेंगे कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना हो, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना तो किस तरीके से आप आंसर लगा सकते हो, कौन सा आपका ऑप्शन लगाना सही होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं आंसर होना चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए वॉइस के बारे में। अगर वो पता है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसी तरह से आज वॉइस की, फिर हम लोग नरेशन की, फिर जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते जाएंगे, उन सभी की सीरीज को एक कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। व्यापम का निचोड़, मतलब व्यापम की पुरानी एग्जाम में इंग्लिश को लेके वॉइस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो वॉइस के बारे में हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं कि वॉइसेस होते क्या हैं। तो वॉइसेस क्या होते हैं, तो आपको पता है कि वॉइस जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड है भाई? 2 कैटेगरी में। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस। क्या होता है भाई? एक्टिव वॉइस होता है। एक आपका एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस। एक आपका एक्टिव वॉइस होगा और दूसरा कौन सा वॉइस होगा? तो आप कह दोगे सर दूसरा होगा पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ समझो, एक्टिव वॉइस होता है कि जब करने वाले की ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो तो वहाँ एक्टिव वॉइस है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारने वाला कौन? राम। तो इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है? राम की। तो राम अगर जरूरी है तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रावण मारा गया, अब आप आगे सोच ही नहीं हो किसने मार के, अरे बाप रे रावण मार दिया गया, तो अब आप किसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो? रावण के बारे में। और रावण मारने वाला, करने वाला रावण नहीं, करने वाला तो कौन था? राम था। पर आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? रावण को। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे दो तो वो होता है आपका पैसिव वॉइस। अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो डूअर को अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मतलब कर्ता को अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वो कहलाता है आपका एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर आप वर्क डन, मतलब आपके ऑब्जेक्ट को अगर आप इंपॉर्टेंस दे दो, वर्क डन मतलब आपके ऑब्जेक्ट को अगर आप इंपॉर्टेंस दे दो, कर्म को अगर आप ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस दे दो, तो वो कहलाता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो डायरेक्ट एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है, जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा जाता है। जैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? तो आपको सर मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। लेकिन जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मैंने क्या कहा कि अब आपको वर्क डन को इंपॉर्टेंस देना, आपके काम को इंपॉर्टेंस देना, और काम बताने के लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये कहोगे सर जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सेंटेंस की शुरुआत में अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर सेंटेंस की शुरुआत में अब आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा भाई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका आगे आ गया, तो अब आपके पास क्या आ रहा है? तो अब आपको सर इसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना पड़ेगा भाई? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब मैं पैसिव वॉइस बनाता हूँ तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए चाहिए मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतनी बात हम जानते हैं कि जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? वर्ब के थर्ड फॉर्म की। पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि इस हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो मुझे बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। देखो, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? तो बी आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, जिसके फर्स्ट फॉर्म के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं इज का, एम का, या फिर किसका? आर का। इसके सेकंड फॉर्म के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं या तो वॉज का, और वॉज नहीं तो हम यूज़ करते किसका? वर का। इसके थर्ड फॉर्म के तौर पे अगर हम बात करें तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। और अगर मुझे इसका आईएनजी पैटर्न बनाना पड़े तो आईएनजी पैटर्न के तौर पे हम इस्तेमाल किसका करते हैं? बीइंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? बीइंग का करते हैं। तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि जब हमें एक्टिव वॉइस लिखना है तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है?
ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन जब हम पेसिव वॉइस लिखेंगे तो पेसिव वॉइस में पहले कौन आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद कौन आ गया, आपका हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे पता है कि जब पेसिव वॉइस बनाना तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। पर इस थर्ड फॉर्म को लिखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की। इनमें से किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी। अब बच क्या गया आपका, तो आपका सर ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो अब आपके पास क्या बच गया, तो बच गया सब्जेक्ट। क्या बच गया भाई, सब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट आगे गया तो सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पीछे। तो पीछे आपने कहा सर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट लेके आना है, तो सब्जेक्ट को हम लिखेंगे कैसे, तो सब्जेक्ट लिखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक प्रीपोजिशन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, प्रीपोजिशन की। और प्रीपोजिशन के बाद आप क्या लिख सकते हो, आपका सब्जेक्ट। क्या लिख सकते हो, आपका सब्जेक्ट लिख सकते हो। तो आप ये कहोगे सर एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। क्या हो जाते हैं भाई, इंटरचेंज हो जाते हैं। और जब हम पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो पेसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा जाता है। पर एक और बात का ध्यान आपको रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के लिए आपको बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। कैसे ज़रूरत पड़ती थी इसको हम लोग सेंटेंस में देखेंगे। एक और बात मैंने आपसे बताई वो ये है कि जब आप यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल लास्ट में करोगे, ये जो आपका सब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल आप लास्ट में करोगे, तो इसे जोड़ने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है प्रीपोजिशन की। किसकी ज़रूरत पड़ती है भाई, प्रीपोजिशन की। अब प्रीपोजिशन क्या हो सकता है, तो देखें अगर आपका सब्जेक्ट किसी में साइड में हो जाता हूँ थोड़ा, अगर आपका सब्जेक्ट बता रहे किसी पर्सन के बारे में, किसके बारे में भाई, पर्सन के बारे में, तो पर्सन के बारे में तब तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, प्रीपोजिशन की जगह आप क्या लगाओगे, बाय लगाओगे। लेकिन अगर आप बता रहे हो किसी टूल के बारे में, किसके बारे में बता रहे हो, टूल के बारे में, तो टूल के बारे में अगर आप बता रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन कौन सा लिखना पड़ेगा, विथ। क्या लिखना पड़ेगा भाई, विथ लिखना पड़ेगा। अगर आप बता रहे हो किसी मीडियम के बारे में कि किसी चीज़ के अंदर जैसे बॉक्स में शुगर है, तो आपने कहा कि सर मीडियम के बारे में अगर मैं बता रहा हूँ तो प्रीपोजिशन कौन सा लग जाएगा, तो लगेगा इन। कौन सा लगेगा, इन लगेगा। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर बता रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ समथिंग, क्या बता रहा हूँ मैं भाई, समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर बता रहा हूँ, तब मुझे लगाना पड़ेगा एट। क्या लगाना पड़ेगा भाई, एट लगाना पड़ेगा। अगर मैं वर्ब के तौर पे, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ नो का, किसका भाई, नो का। नो मतलब होता है जानना, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को जानना। नो नहीं तो मैं वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरी का, किसका भाई, मेरी का। आप सभी जानते हो कि पढ़ाई किसके लिए करो, शादी के लिए। तो मेरी का अगर आप इस्तेमाल करते हो, शादी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो किसी व्यक्ति से रिलेशन बनता है तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है टू। तो इतना आपको ध्यान देना है कि जब हम सब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं और सब्जेक्ट अगर किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो बाय लगेगा। और मैक्सिमम कंडीशन में 99% या 90% कंडीशन में यही होता है कि यहाँ पर्सन लिखा होगा, पर्सन नहीं, टूल है तो विथ होगा, मीडियम है तो इन होगा, किसी चीज़ में है तो एट होगा। नो या मेरी का अगर आप वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करो तब आप इस्तेमाल करोगे किसका, टू का। किसका इस्तेमाल कर लोगे, टू का इस्तेमाल कर लोगे। तो ये तो आपके पास हो गया स्ट्रक्चर। बाकी चीज़ें आप सभी जानते हो और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। मैंने आपसे बस एक ही चीज़ कही है और वो क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यही बात का तो ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पीछे चले गया, ऑब्जेक्ट आगे चले गया, हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम होना चाहिए, जो यहाँ है वही हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ भी होना चाहिए। मेन वर्ब की जगह वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये जो भी मेन वर्ब का फॉर्म है उसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बी फॉर्म में। जैसे मेन वर्ब का यहाँ आईएनजी है तो बी का आईएनजी लिखेंगे। मेन वर्ब का यहाँ पे अगर आपका कोई और फॉर्म लिखा, मान लो सपोज सेकंड फॉर्म लिखा है तो हम सेकंड फॉर्म वाज या वर का यूज़ करेंगे। इतना ध्यान रखना है, बाकी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है। देखो आपके पास जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो एग्जाम में देख रहे हो कि आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप क्या करो, इन्हें करो आप एलिमिनेट। क्या करो आप, इन्हें एलिमिनेट करो। ठीक है, एलिमिनेशन का इस्तेमाल करो, कौन कौन से आपके ऑप्शन हट सकते हैं, कौन कौन से आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये आपको करना है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप पेसिव वॉइस बनाओगे तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बी की। आपका सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, आगे। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या लिखा है, दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर। यहाँ देखो एक बात समझो, ये लिखा है वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कैन लिखा है ना, क्या लिखा है भाई, कैन। कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और हमें पता है कि मॉडल वर्ब के बाद आता है वर्ब को कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो कैन के साथ बी और बी के साथ अगर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो, है ना, कोई भी आपके पास मॉडल वर्ब हो, कोई भी आपके पास मॉडल वर्ब हो, या आपने कहा सर कोई भी आपके पास मॉडल वर्ब लिखी हो, तो मॉडल वर्ब के बाद अगर बी लिखा है और बी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है, थर्ड फॉर्म, तो ये पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है भाई, पेसिव वॉइस का। आपको एग्जाम में ये नहीं कहा जाएगा कि एक्टिव वॉइस लिखा है इसको पेसिव में कन्वर्ट करो, या पेसिव लिखा है तो एक्टिव में कन्वर्ट करो। आपको एग्जाम में लिखा होगा ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, इस सेंटेंस को चेंज करो, वॉइस चेंज करो, इसका एक्टिव है तो पेसिव करो और पेसिव है तो
एक्टिव करो। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका सेंटेंस लिखा है ये पैसिव वॉइस में, किस में है, पैसिव वॉइस में। तो अगर ये पैसिव वॉइस में लिखा है तो हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ जो आपकी वर्ब है ना मॉडल एक्सिलरी वर्ब, वही आपकी मॉडल वर्ब यहाँ भी आ जाएगी। तो ये सेम टू सेम आपकी मॉडल वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई भाई, मॉडल वर्ब, ठीक है। ये सेम टू सेम आपकी यहाँ जो मॉडल वर्ब लिखी थी वही आपकी मॉडल वर्ब यहाँ भी आ जाएगी। और हमें पता है कि मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का आता है फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। और हमें चेक यहीं से करना है। वॉइस में जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे भाई। इसे आप ट्रिक मानो चाहे कॉन्सेप्ट मानो, जो समझना चाहो समझ लो। बस सिर्फ इतनी बात है, अगर ये बात आपने समझ ली तो आज की क्लास के सारे आज की क्लास के नहीं, आप कोई पेपर व्यापम का देने चले जाओ, आपके 90% क्वेश्चन जो वो यहीं से सॉल्व होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब चेंज होती है, दूसरा आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके पास लिखा है वर्ब, वर्ब के बाद लिखा है बाय, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद देखो ना, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस बनाने में देखो प्रीपोजिशन के बाद ये सब्जेक्ट लिखा, तो जब मैं एक्टिव वॉइस बनाऊंगा तो ये सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। कहाँ जाएगा, आगे। तो ये आगे जाएगा, मतलब मेरा सेंटेंस जो है ना ये मी को आगे लेके आएंगे, तो इसका सब्जेक्टिव केस मतलब आई से स्टार्ट होना चाहिए। कितने से स्टार्ट होना चाहिए, आई से। तो बताओ कितने ऐसे ऑप्शन है जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर ए की तो ऑप्शन है जो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो और ए की ऑप्शन है जो आई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। आपको बाकी कोई ज़्यादा चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो देखो कितना आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ज़बरदस्ती आप टफ बनाए जा रहे हो कि क्वेश्चन टफ आ रहा है, इंग्लिश टफ होती है, कोई टफ नहीं होती इंग्लिश। बस आप एक बार थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करो, थोड़ी सी अपने तरफ से मेहनत करने की कोशिश करो, सब सवाल बन जाएंगे। तो देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट। यहाँ देखो ये जो गेव लिखा है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर मैं एक्टिव वॉइस लिखता हूँ तो एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, थर्ड फॉर्म में। तो आपने कहा सर बिल्कुल थर्ड फॉर्म करेंगे, पर इस सेकंड फॉर्म का क्या करें। तो मैंने आपसे एक और बात बताई कि आपको बी का फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। ये सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म। बी का सेकंड फॉर्म मतलब क्या लगाना पड़ेगा आपको, या तो वॉज, और वॉज नहीं तो क्या होगा, वर। सिंगुलर के साथ वॉज आएगा और प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर आएगा। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मुझे अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मुझे वो सेंटेंस सबसे पहले ढूंढो जिसमें वॉज वर के साथ वर्ब का क्या लिखा हो, थर्ड फॉर्म। और बाकी जिन सेंटेंसेस में नहीं है वो तो ऑप्शन से हट गए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ लिखा है वॉज गिवन, मतलब ये आंसर हो सकता है। यहाँ लिखा है वॉज गिवन, ये आंसर हो सकता है। यहाँ लिखा है वॉज गेव, गेव वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। जबकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुझे वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। मतलब आप कह दोगे कि सर ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। सेम टू सेम अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर या तो ए होगा या तो क्या होगा, बी होगा। अच्छा देखो हम लोग दोनों सेंटेंस देखते हैं। अन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन, अन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन, यहाँ तक तो ठीक है। किसे दी गई, तो आप कहोगे सर किसे दी गई है, बेगर को। किसे दी गई है, बेगर को। और किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। तो देखो ये सब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस में अगर आपका सब्जेक्ट पीछे जाता है, सब्जेक्ट पीछे जाता है तो वो जुड़ेगा बाय से। किससे जुड़ेगा, बाय से। तो आप ये कहोगे सर यहाँ पे ये टू का जो अरेंजमेंट है ये गलत है, ये मेरा सब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में मेरे सब्जेक्ट जब पर्सन के बारे में हो तो मैं उसे जोड़ूंगा किससे, बाय से। तो आप ये कहोगे सर मेरा ए भी आंसर नहीं हो सकता। अगर ये आंसर नहीं हुआ तो आंसर कौन सा हुआ, बी। कितना आसान है, कितना आसान है सवालों को एलिमिनेट करना। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, एलिमिनेशन का। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और उससे पहले बी फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। बस इतना अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपके नंबर वॉइस के कहीं नहीं गए। व्यापम के एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तो देखने को नहीं मिले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ रहा तो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज करने वाला कोई क्वेश्चन हो सकता है, पर बाकी मेनली जो आपके क्वेश्चन है वो वर्ब पर ही बेस्ड आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि द बॉयज किल्ड द स्नेक विथ अ स्टिक। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ लिखा है किल्ड। किल्ड अगेन आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो जो भी आपका पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें आपको क्या चाहिए, तो आप ये कह दोगे सर पैसिव वॉइस में मुझे चाहिए वॉस, वॉस नहीं तो क्या चाहिए, वर। और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिंगुलर के साथ वॉस, प्लूरल के साथ वर चाहिए। ठीक है, और क्या मारा उन्होंने, तो आप कहोगे सर उन्होंने स्नैक को। तो आपका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है स्नैक। पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो सांप, ये जो आपका स्नैक है ये आपका आगे जाएगा, आगे जाएगा ना। तो देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस में स्नैक आगे लिखा है। यहाँ स्नैक लिखा है, यहाँ स्टिक लिखा है। ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पे स्टिक नहीं आ सकता। यहाँ स्नैक लिखा मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ स्नैक लिखा मतलब ये भी आपका ऑप्शन
हो सकता है। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? तो आपके पास ऑप्शन है 3। अब मुझे क्या करना है कि ये जो किल लिखा है, ये जो किल लिखा है, मुझे इसमें लिखना पड़ेगा वॉज वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको सर यहाँ लिखा है, ये तो चेक करने वाली बात ही नहीं, तो चेक ही नहीं करना है। यहाँ भी लिखा है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद देखो तो यहाँ लिखा है स्किल्ड, क्या लिखा है? स्किल्ड। मतलब आप कह दोगे सर ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर या तो ए होगा और ए नहीं तो क्या होगा? सी होगा। या तो ए होगा और ए नहीं तो क्या होगा? सी होगा। चलो ए ऑप्शन चेक करते हैं। अ स्नैक वॉज किल्ड बाय द बॉयज विथ अ स्टिक, ठीक है। और सी ऑप्शन देखो, अ स्नैक विथ अ स्टिक वॉज किल्ड बाय द बॉयज। एक बात का ध्यान दो कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट ही आगे जाता है और अदर थिंग को आपको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो आपके पास लिखा है ये सेंटेंस के आगे नहीं जाएगा। आपका सेंटेंस होगा द स्नैक वॉज किल्ड बाय द बॉयज विथ अ स्टिक। आपका आंसर होगा कौन सा? ए, है ना। सी आंसर क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा, क्योंकि सी आंसर में आपके विथ अ स्टिक को आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको? चलो अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़े, एक बार देख लो जरा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपके पास, हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी। तो यहाँ देखो आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में देखो, एक बात समझ लो, मैं यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी ना वो बताते जाऊंगा कि सेंटेंस के स्टार्ट में आपके सामने अगर लिखा हो जाए कोई क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखा हो जाए भाई? कोई क्वेश्चन वर्ड, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद अगर आपके ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिखा जाता है आपका क्वेश्चन मार्क। अब मुझे अगर इसे बनाना हो पैसिव वॉइस, क्या बनाना हो? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये क्वेश्चन वर्ड एज इट इज होगा। अगर ये क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्ब है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर है, मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन वर्ड की जगह लिखा हो हु, क्या लिखा हो? हु, तो हु कन्वर्ट होगा बाय हुम में। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि हु कन्वर्ट किस में हो जाएगा? बाय हुम में, क्योंकि ये मुझे आंसर देगा ऑब्जेक्ट का। किसका आंसर देगा भाई? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हु आपके सब्जेक्ट का आंसर देता है तो पीछे जाके क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए देखो, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते तो किससे जोड़ते हैं? बाय से, और ये आपके पर्सन के बारे में बताएगा तो हम क्या लिखेंगे? बाय हुम। क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड इसलिए रहेगा तो सेंटेंस के स्टार्ट में ही, तो हम हु की जगह लिख देंगे बाय हुम। इसके बाद आपके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो इज इट इज रहेगी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग। फिर जो आपका अब क्या आ जाएगा? तो अब आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है बी, क्योंकि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए आपको? थर्ड फॉर्म। बी का कोई सा भी फॉर्म आ सकता है ना, मैंने आपको लिखा दिए कि बी फॉर्म के तौर पे आप इस्तेमाल करोगे या तो किसका? बी फॉर्म के तौर पे आप या तो इस्तेमाल करोगे। और फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है तो आप इज एम आर का। सेकेंड फॉर्म की जरूरत है तो आप इस्तेमाल करोगे वॉज एवर का। थर्ड फॉर्म की जरूरत है तो आप इस्तेमाल करोगे बिन का। और अगर आपको आईएनजी की जरूरत है, ठीक है, आपको आईएनजी की जरूरत है तो आप इस्तेमाल करोगे किसका? बीइंग का। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सवाल देखते हैं। हमारे सवाल पे हम लोग फिर से आ जाते हैं। हमारा सवाल ये है कि हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म आपने पता चल गया कैसे लिखना है। इसके बाद जो भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा तो वो तो आपने आगे लिख दिया, तो फिर आपका जो भी सब्जेक्ट था अगर वो बच रहा है तो उसे आप कहाँ लिख दो? पीछे लिख दो, और आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखते हैं आपके पास लिखा है हु। मैंने आपको क्या बताया कि हु कन्वर्ट हो जाएगा किस में? बाय हुम में। तो यहाँ बाय हुम है, यहाँ बाय हुम है, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो सकता। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ये गलत हो गया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब मैंने आपसे क्या कहा कि हु कन्वर्ट होगा किस में? बाय हुम में, और ये तो बाय हुम में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, मतलब डी आंसर भी नहीं हो सकता है। तो आपके आंसर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ए होगा, और ए नहीं तो कौन सा होगा? बी होगा। अब एक और बात समझो, मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप क्वेश्चन वर्ड लिखते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है भाई? आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी है क्या? क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी है क्या? नहीं। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर सिर्फ एक ही होगा, कौन सा? बी वाला। तो अगर आपके पास वॉइस के क्वेश्चन आते हैं, नरेशन के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई से भी आते हैं, तो इंग्लिश में अभी के लिए आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल करो, है ना। जो आपके एग्जाम आने वाली है उसमें क्या लगाओ? एलिमिनेशन लगाओ। पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप एलिमिनेट करो कि कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते हैं। इससे आप इजीली, अभी जैसे पटवारी में जिन लोगों के पेपर बाकी है, वन रक्षक में जिन लोगों के फॉर्म आने वाले, इजीली 2 से 3 नंबर आप ला सकते हो।
ठीक है, सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको पता हो तो। इसकी बेसिक की भी हम लोग क्लास लेंगे, पर अभी हम लोग प्रैक्टिस करें क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर बाकी है और बार बार उन लोगों का यही कहना है कि सर एक बार हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छा हुआ, तो उसी के लिए हम लोग चल रहे हैं। और बाकी लोग भी देखते रहिए, जिन लोगों ने बेसिक पढ़ा है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ताकि जब आप बेसिक पढ़ो तो आपके दिमाग में ये बात बन जाए कि जब मैं बेसिक पढ़ लूँगा, मैं कंप्लीट पढ़ लूँगा, वॉइस टॉपिक पूरा हो जाएगा तो क्वेश्चन में किस टाइप से सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है व्हाई डिड यू। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर व्हाट आपके पास हु लिखा हो, क्या लिखा हो, हु लिखा हो, तो वो कन्वर्ट होता है वाई बाय हुम में, बाकी कोई कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ अगर आपके पास वाई लिखा है तो क्वेश्चन वर्ड ही आना चाहिए, मतलब वाई होना चाहिए। सारे ऑप्शन में वाई लिखा है तो आपने कहा सर ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा है डिड, है ना, हेल्पिंग वर्ब डिड का जो इस्तेमाल होता है ना, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो डिड का इस्तेमाल होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में होता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में होगा। अब जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मुझे पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे किसका, या तो वॉज का, वॉज नहीं तो वर का, और इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस होगा ना, तो इसमें क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वॉज या वर जो आपका है वो आगे आना चाहिए। तो मुझे ये जो वाई है इसके बाद लिखा होना चाहिए वॉज या वर, तो यहाँ वॉज लिखा है, यहाँ वॉज लिखा है, क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई है क्या, नहीं आई। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, मतलब सी आंसर नहीं हो सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वॉज लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब तो हो गई, अब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आगे जाएगा। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आगे जाएगा, मतलब माई प्रपोजल। तो आपको सर यहाँ भी माई प्रपोजल है, यहाँ भी माई प्रपोजल है और यहाँ भी आपका माई प्रपोजल है, तो आंसर कोई सा भी हो सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप वॉज का इस्तेमाल आगे कर चुके हो। तो इसके बाद आपका क्या आ रहा है, तो इसके बाद आपका आ गया नॉट। तो नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब आपको इस्तेमाल करना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपने कहा सर यहाँ भी लिखा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ भी लिखा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ भी लिखा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको सभी ऑप्शन को एक साथ चेक करते जाना है, जिस ऑप्शन में आपको गलती नजर है उसको हटाते जाओ। तो यहाँ तक तो आपके सही हो गए। अब देखो एग्री टू मतलब किसी बात से सहमत होना, ये अपने आप में एक फेजल वर्ब है। और फेजल वर्ब में जो भी आपका प्रीपोजिशन, फेजल वर्ब क्या होती है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आपको लिखा मिलता है कोई ना कोई प्रीपोजिशन, और ये फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स। तो इन्हें हम ब्रेक नहीं कर सकते, इन्हें हम ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि मुझे एग्री, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना। एग्री का क्या चाहिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। भाई पैसिव वॉइस जब मैं बनाऊंगा तो मुझे वर्ब का क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, और उसके साथ ये प्रीपोजिशन जो है लगी होना चाहिए, फिक्स है। इसे आप रिमूव नहीं कर सकते। तो रिमूव नहीं कर सकते मतलब मुझे एग्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म एग्रीड लिखना पड़ेगा, और उसके साथ क्या चाहिए, टू। तो यहाँ लिखा है, क्या यहाँ पे एग्रीड के बाद टू लिखा है क्या, नहीं, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ एग्रीड के बाद क्या लिखा है, टू लिखा है, तो ये आंसर मेरा हो सकता है। मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन। पर इस ऑब्जेक्ट, इस ये वाला जो ऑप्शन है इसमें एक बात बताओ, क्या यहाँ सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। तो आपको सर यहाँ अगर मेरा सब्जेक्ट मिसिंग है मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। और अगर ये भी आंसर नहीं हुआ तो मेरा आंसर क्या हुआ, डी वाला, वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाई यू, तुम्हारे द्वारा। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट को जोड़ने के, सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं लास्ट में, तो उसे जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रीपोजिशन का। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो कितने आसान से सवाल है, बस थोड़ी सी मेहनत करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत करना है। अगला सवाल देखते हैं, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस। मैंने आपको बताया कि हु जब अगर आपके सामने लिखा हो तो पैसिव वॉइस में हो जाता बाय हुम। क्या यहाँ बाय हुम हुआ क्या, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ लिखा बाय हुम, ये आंसर हो सकता है, यहाँ लिखा है बाय हुम, ये हो सकता है, यहाँ लिखा है बाय हुम, ये हो सकता है। अब इसके बाद देखो आपके पास लिखा इज क्रिएटिंग, क्या लिखा है, इज क्रिएटिंग, इज एम आर के साथ अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लिखा हो तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह सही है, आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मैं इस्तेमाल करूंगा किसका, इज एम आर का, क्योंकि पैसिव वॉइस में मुझे बनाना है वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाना है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। तो फिर कहोगे सर आईएनजी का क्या करेंगे, तो आईएनजी भी आपका लगेगा। भाई आईएनजी कैसे लगेगा, तो आप कह दो ना कि बी के साथ लगाओ, बी के साथ लगाओ, मतलब क्या लिखा होगा वहाँ पे, बीइंग, क्या लिखा होगा, बीइंग लिखा होगा। तो देखो ये जो आपके पास सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने में मुझे क्या चाहिए, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने में मुझे चाहिए इज एम आर के साथ, बी के साथ आईएनजी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो देखो कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है हैज़, क्या ये हो सकता है क्या? नहीं। अगर यहाँ इज लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज एम आर ही चाहिए। हैज़ यहाँ लिखा है मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे तो देखो ये अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी होना थी, क्या हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। अब एक बात आप समझ गए, जब 3 आंसर नहीं हो सकते तो फिर आपका आंसर चौथा ही होगा। तो आपका आंसर होगा बाय हूँ। ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब, ये फिर आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद देखो बी का एनजी फॉर्म ये आपके पास हो गया, बीइंग हो गया है ना, बी फॉर्म, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? आसान तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस ज़बरदस्ती आप इनको कठिन बनाए जा रहे हो। कठिन नहीं बनाना है आपको, चीज़ों को आसान बनाना है। अगला देखते हैं, द पुलिस वर वॉचिंग हिज मूवमेंट्स वेरी क्लोजली। पुलिस उसके मूवमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रही थी। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा है वर वॉचिंग, है ना। वर वॉचिंग जो लिखा है ये लिखा है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। देखो आपको पता है एक्टिव वॉइस में अगर आपका लिखा हो वॉज या वर, देखो मैं आपको एक एक चीज़ें बताते हुए भी चल रहा हूँ कि वॉज या वर, और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लिखा हो तो ये टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस होता है भाई? पास्ट कंटिन्यूस। और अगर आपको बनाना पड़ जाए इसका पेसिव वॉइस, क्या बनाना पड़ जाए? पेसिव वॉइस बनाना पड़ जाए। तो पेसिव वॉइस बनाने में देखो हम लोग क्या करेंगे, तो पेसिव वॉइस बनाने में हेल्पिंग वर्ब तो सेम टू सेम ही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम मतलब क्या रहेगी आपकी? वॉज या वर। थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ मैं। आईएनजी लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो आईएनजी लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा बीइंग, ये नीचे लिख देता हूँ। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए आपको? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना पड़ता है? वॉज वर्ब के साथ बीइंग और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। अब देखो द पुलिस सब्जेक्ट है, वर वॉचिंग आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गया, और हिज मूवमेंट्स कहना अपने आप में क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। पेसिव वॉइस जब बनाओगे तो हिज मूवमेंट्स आगे जाना चाहिए, यहाँ पे हिज मूवमेंट्स आगे नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। देखो पेसिव वॉइस जो होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बनते हैं। ये डिटेल में हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। और वेरी क्लोजली जो है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक एडवर्ब है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा? हिज मूवमेंट। क्या यहाँ हिज मूवमेंट लिखा है क्या? नहीं। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो ये भी आपका पेसिव वॉइस नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर या तो सी होगा क्योंकि यहाँ हिज मूवमेंट लिखा है, या तो क्या होगा? डी, क्योंकि यहाँ भी क्या लिखा है? हिज मूवमेंट्स। हिज मूवमेंट प्लूरल है तो आपने कहा देखो इसके बाद क्या चाहिए मुझे? वॉज या वर, तो ये प्लूरल है तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ गया? वर आ गया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए होता है? तो पास्ट कंटिन्यूस का जब मैं पेसिव वॉइस बनाऊंगा तो भाई यहाँ एनजी भी तो था, या एनजी ऐसे कैसे गायब हो गए? तो एनजी चाहिए, यहाँ पे लिखा है एनजी। क्या यहाँ एनजी है क्या? नहीं। अगर यहाँ एनजी नहीं है मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन आंसर होगा। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या टफ है इसमें? कोई चीज़ टफ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, लेट हिम सी द पिक्चर। देखो अगर आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो ये होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस होते हैं भाई? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कैसे सेंटेंस हो जाएंगे आपके? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब हम लिखते हैं पेसिव वॉइस जब हम इसका लिखेंगे तो देखो ये आपका लेट हो गया, ये आपके पास हो गया है ऑब्जेक्ट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? फर्स्ट फॉर्म। और ये आपका हो गया क्या? ऑब्जेक्ट सेकेंड। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया भाई? ऑब्जेक्ट सेकेंड हो गया। तो जब मैं इसका पेसिव वॉइस बनाऊंगा तो सेंटेंस की स्टार्ट होगी लेट से। किससे स्टार्ट होगी? लेट से। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा जो आपका ऑब्जेक्ट सेकंड, क्योंकि वो आगे जाएगा ना। एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस को आपस में जब चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे लेट लिखा इसलिए सब्जेक्ट नहीं आ सकता, पर वो है तो सब्जेक्ट की जगह। ये आपका हो गया है ऑब्जेक्ट 2। फिर मुझे पता है कि पेसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। जबकि यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है? फर्स्ट फॉर्म। तो इस फर्स्ट फॉर्म को बनाए रखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा बी। क्या लिखना पड़ेगा भाई? बी लिखना पड़ेगा। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद जो भी आपकी प्रीपोजिशन आ रही वो लगाओ, और इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट 1, और ये आपका खेल खत्म। ठीक है, लेट के बाद आपको सिर्फ इतनी चीजें ध्यान रखना है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, लेट के बाद जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो आगे जाएगा, क्योंकि पेसिव वॉइस की कंडीशन ही होती है कि लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट सेकंड आ जाएगा। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना और है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म का कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना आप गायब कर सकते हो। तो देखो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, मतलब लेट के बाद लिखा होना चाहिए द पिक्चर। तो यहाँ तो लेट ही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ लेट के बाद क्या लिखा है? हिम। जबकि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए? सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। और यहाँ तो आपने लेट ही गायब कर दिया, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर एक ही हुआ। इतनी चीज़ें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इन दो में तो लेट आपने गायब कर दिया तो ये हो नहीं सकता। यहाँ लेट लिखा था लेकिन आपने ऑब्जेक्ट इंटरचेंज नहीं किए। एक ही ऑप्शन बचे, आप देखो उसको लगा के देख लेते। ये लेट, ये ऑब्जेक्ट सेकंड,
बी लगा दिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय आ गया और ये आपका जो ऑब्जेक्ट वन था वो लास्ट में चले गया, हो गई कहानी खत्म। पर आपको ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको समझा क्या रहा हूँ कि हर बार आपको ये चीज़ें याद करके जाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन लगा के देखो, क्वेश्चन में देखो किसका इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इस तरीके से आप लैंग्वेज को सीखो तो सीख जाओगे। इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप 20 नंबर लाने के लिए ट्रिक लगाना शुरू कर दो, चीज़ों को आप समझो। नेक्स्ट अगला देखो, क्वेनन टेस्ट बिटर। देखो कुछ सेंटेंस होता है जिन्हें कहा जाता है रूट सेंटेंस। क्या कहा जाता है भाई? रूट सेंटेंस। ठीक है, दवाई जो होती है, मेडिसिन जो होते हैं, उन्हें कोई तो टेस्ट करेगा ना, कोई टेस्ट करेगा। तो रूट सेंटेंस क्या होता है? जब सेंटेंस की स्टार्ट हो जाए नॉन लिविंग से। किससे स्टार्ट हो जाए भाई? नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान ना हो, उससे स्टार्ट हो जाए। तो देखो दवाई कैसे टेस्ट करती है, तो आप कहोगे सर कड़वी। ये किसने टेस्ट किया होगा? तो आपको सर टेस्ट करने वाला तो कोई लिविंग होगा, टेस्ट करने वाला क्या होगा? कोई लिविंग होगा। और ये इस दवाई की विशेषता है कि वो कैसे टेस्ट कर रही है? बिटर। तो आप कहोगे सर ये आपका सब्जेक्ट हुआ और ये इसके लिए क्या हो गया है? तो ये इसकी विशेषता बता रहे हो, विशेषता बताने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ देखो ये लिखा है टेस्ट, है ना, मतलब ये लिखा है वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ लिखा है एस। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लिखा हो तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होता है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप ये कहोगे सर सेंटेंस में जब नॉन लिविंग दिया गया हो और उसका एडजेक्टिव दिया हो तो मुझे इसका जब पेसिव वॉइस बनाना हो, क्या बनाना हो? मुझे इसका पेसिव वॉइस बनाना। तो पेसिव वॉइस कैसे लिखेंगे? तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपका नॉन लिविंग डूअर है ना। पेसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जब आप पेसिव वॉइस बनाओगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो जो भी आपका नॉन लिविंग है वो लिखो। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगाओ? इज एम आर। क्या लगाओ? इज एम आर। और अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस है तो यहाँ क्या लगाओगे आप? या तो वॉज, और वॉज नहीं तो क्या लगाओगे? वर लगा दोगे। ठीक है, अगर यहाँ नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के बाद आप इज एम आर लगाओ, इज एम आर नहीं तो वॉज वर लगाओगे। इसके बाद जो भी एडजेक्टिव है, जैसे भी आप विशेषता बता रहे हो वो आप लगाओगे, जो भी आप विशेषता बता रहे हो आप वो लगाओगे, मतलब आप लगा दो एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के बाद आपको लिखना पड़ता है व्हेन। क्या लिखना पड़ता है? व्हेन। व्हेन के बाद आपको या तो लिखना पड़ेगा इट, और इट नहीं तो लिखना पड़ेगा दे। अब आप कहोगे सर ये क्या है? तो ये इट या जो दे है ना, ये नॉन लिविंग को डिनोट करेंगे। अगर ये नॉन लिविंग सिंगुलर है तो इट आएगा, और अगर ये नॉन लिविंग प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे दे आ जाएगा। इसके बाद आपको लगाना पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, और कौन से हेल्पिंग वर्ब? जो हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ लगा रहे हो। जैसे यहाँ इज एम आर है तो यहाँ भी इज एम आर में से जिसका भी आपने इस्तेमाल किया वो होगा। यहाँ वॉज वर है तो जिसका आपने इस्तेमाल किया यहीं पे यहाँ पे वो वॉज वर होगी। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है आपको? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पेसिव वॉइस बनाने के लिए मुझे मेन वर्ब की किस फॉर्म की जरूरत पड़ती है? थर्ड फॉर्म की। ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिखा हो या नॉन लिविंग आपके पास कोई सब्जेक्ट हो और उसका एडजेक्टिव लिखा जाए तो नॉन लिविंग चीज़ तो खुद अपना टेस्ट बता नहीं सकती है। ठीक है, जैसे आप कहोगे सर रोज़ की जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, तो ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई लिविंग है तो बताएगा। तो नॉन लिविंग का अगर आप एडजेक्टिव लिखते हो तो उसका लेना देना लिविंग से होता है। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हम पूरे सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे जिसमें नॉन लिविंग, इसके बाद इज एम आर, अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर, पास्ट टेंस है तो वॉज एवर, इसके बाद जो एडजेक्टिव है वो, उसके बाद व्हेन, जब इसे स्मेल किया जाता है। ऐसे ही कहेंगे कुछ, मैं कहूँगा कि भाई टेस्ट इसका बिटर होता है, कड़वा होता है। कब? जब इसे क्या किया जाएगा? टेस्ट। तो इसी के लिए हमने किसका इस्तेमाल करेंगे? व्हेन का। इसे मतलब ये नॉन लिविंग को अगर ये सिंगुलर है तो इट, और प्लूरल है तो क्या लगाओगे? दे। अब मुझे क्या चाहिए? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो भी हो, इज एम आर है तो इज एम आर, वॉज वर है तो वॉज वर। तो देखते हैं कहाँ लिखा है। तो सेंटेंस आपके पास नजर आएगा, क्वेनन इज बिटर, ये आपका हो गया आपका नॉन लिविंग डूअर। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्रेजेंट टेंस था तो क्या लिखा है? इज लिखा है। ये इसी के लिए एडजेक्टिव हो गया कि कड़वी होते हैं। कब? जब इसे क्या किया जाए? टेस्ट किया है, तो ये व्हेन हो गया। ये सिंगुलर इसलिए आपने किसका इस्तेमाल किया है? इट का। ठीक है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लिखी थी सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ लगा दी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ए। ये नॉन लिविंग डूअर के लिए काम करता है। ऐसे क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए और बच्चे कंफ्यूज होकर उन्होंने क्वेनन को कहाँ कर दिया? पीछे कर दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही ना? नॉन लिविंग डूअर की विशेषता बताने वाला तो लिविंग ही होगा, इसलिए आप नॉन लिविंग डूअर को आप पीछे नहीं ले जा सकते। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा है, ओपन द डोर। क्या लिखा है? ओपन द डोर। ओपन द डोर अगर आप समझोगे ना तो ये किसी के लिए एक ऑर्डर है। क्या है ये? आपके लिए किसी के लिए ऑर्डर है। अगर यहाँ पे प्लीज लिखा होता है, क्या लिखा होता है? प्लीज लिखा होता है, या लिखा होता है काइंडली लिखा होता है, तो ये आपकी हो जाती है रिक्वेस्ट। क्या हो जाती है भाई? ये रिक्वेस्ट हो जाती है। पर ओपन द डोर लिखा है मतलब ये क्या है आपके लिए? क्या है भैया? आपके लिए ऑर्डर है। और जब मैं इसे
चेंज करूँगा, जब मैं इसे क्या करूँगा, चेंज करूँगा। तो जब भी आपका ऑर्डर होता है तो ऑर्डर बताने के लिए जब मैं पेसिव वॉइस बनाता हूँ, है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब कहोगे सर इम्पेरेटिव सेंटेंस की खासियत क्या होती है? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें लिखा होता है डायरेक्ट, आपका सब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट लिखा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कहोगे तो आपको सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, जैसे आप कहते हो किसी व्यक्ति से आप कहोगे प्लीज़ स्विच ऑन, है ना, प्लीज़ स्विच ऑन, या फिर आप कोई और वर्ड का इस्तेमाल कर लो तो आप ये कहोगे कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे अगर आप कहोगे कीप क्वाइट, है ना, आप ये किसी से कह दो, या आप कह दो साइलेंस प्लीज़ कह दो, कहोगे ना, तो ये आपकी क्या है? साइलेंस प्लीज़ लिखा मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो आपने कहा सर या तो रिक्वेस्ट होगी या ऑर्डर होगा या कमांड होगा, है ना, जैसे कहा जब मार्च अहेड, तो ये क्या है? ये कमांड है, होती है ना, ठीक है, परेड में कमांड है, तो या तो आपकी कमांड होगी या तो आपकी एडवाइस होती है। क्या होती है? आपकी एडवाइस होती है। तो देखो जब हम ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं या कमांड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो कमांड या ऑर्डर जब देते हैं तो हमारे बोलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो हाई तरीका अगर होता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होता है। इसमें भी अगर आपके सामने ऑर्डर हो और ऑर्डर नहीं तो क्या हो? कमांड हो। तो ऑर्डर या कमांड हो तो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा लेट से। किससे स्टार्ट होगा? लेट से। और इस लेट के बाद लिखा जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाएगा भाई? ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि पेसिव वॉइस जब बनाना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। पर यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बी। देखो अब स्ट्रक्चर रटो मत, है ना, स्ट्रक्चर रटो मत, उन्हें समझो। पर एक क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके हम लोग बेसिक की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर बेसिक से पूरा वॉइस हमें कंप्लीट पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग पूरा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर देखो ऑर्डर या कमांड के लिए लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ लेट लिखा है क्या? नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो मेरा ऑप्शन कितने हुए? एक। अब इसे चेक कर लेते। लेट, लेट के बाद लिखा है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है आपका? बी, और बी के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पेसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट ही क्या है? तो पेसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट होती है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब का थर्ड फॉर्म के लिए आपको एक्टिव वॉइस में जो वर्ब लिखी है उसे भी कुछ तो सम्मान दो, चाहे कुछ लिखा हो, पर वर्ब तो मेन वर्ब वो भी थी ना, तो उसे कुछ तो सम्मान देना पड़ेगा ना। तो उसी के सम्मान के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? बी का, कि जैसे भी वो लिखी थी उसी के लिए हम बी का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? तो नेक्स्ट सेंटेंस है डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। यहाँ देखो ये लिखा है डिड। डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये होता है क्लोज एंडेड, है ना। क्लोज एंडेड सेंटेंस क्या होते हैं? जिसका आंसर देते हो आप यस या फिर नो से। जिसका आंसर किससे देते हो? या तो यस से या तो नो से। इन्हें कहा जाता है क्लोज एंडेड। जैसे मैं ये कहूँ क्या आपका पेपर हो गया है, तो आपका आंसर होगा या तो हाँ या तो ना, ये क्लोज एंडेड है। मैं अगर कहूँ आपका पेपर कब हुआ, तो आपको डेट बताना पड़ेगी, ये ओपन एंडेड है ना। कब के लिए मुझे व्हेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब क्लोज एंडेड जिसका आंसर यस या नो में आता है, ये सेंटेंस लिखना हो तो सेंटेंस के स्टार्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब और इसके बाद क्या लिखा होगा आपका? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्या लग जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मुझे इसका अगर पेसिव वॉइस बनाना हो, क्या बनाना हो भाई? पेसिव वॉइस। तो आपने कहा सर पेसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज हो गई। ये सब्जेक्ट भी आपका एज इट इज सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ये आपको क्या लाना पड़ेगा? तो आपको लाना पड़ेगा क्या? ऑब्जेक्ट। ये इंटरचेंज होंगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये जो मेन वर्ब है, तो मुझे पता है कि पेसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। इस मेन वर्ब का जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को लगाने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपके पास क्या बच गया? तो आपके पास बच गया सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को अगर मुझे जोड़ना है तो इसे जोड़ने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कोई ना कोई प्रीपोजिशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आपके लिखा है डिड। क्या लिखा है भाई? डिड लिखा है। डिड लिखा है मतलब ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका? डिड का। जबकि पेसिव वॉइस में हम इस्तेमाल करते हैं या तो वॉज का, और वॉज नहीं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का। तो अगर ये डिड लिखा है तो मुझे सेंटेंस में या तो वॉज है या तो वर, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर मेरा हो सकता है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पेसिव वॉइस में मुझे या तो वॉज है या तो वर। नेक्स्ट लिखा है
यहाँ अगला देखो ना, आपके पास लिखा ही, ये तो आपका सब्जेक्ट था और आपको पता है पेसिव वॉइस अगर बनाना है ना तो सब्जेक्ट तो पीछे जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। पेसिव वॉइस में यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए था, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होगा ये वाला, है ना, वर, और उसके बाद लिखा डेट एंड टाइम, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद लिखा है ये आपके पास वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपका प्रीपोजिशन, और ये आपका रहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई है तो आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, वी है तो वी का अस होता है, यू का यू ही होगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट होगा, और दे का देम होगा। तो यहाँ पे लिखा ही, तो ही का आपको लिखना पड़ेगा हिम, ही का क्या लिखना पड़ेगा, हिम लिखना पड़ेगा। इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है डोंट टच दिस स्विच, है ना, डोंट टच दिस स्विच। यहाँ देखोगे ना तो अगर आपके डू नॉट के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये हुआ कि सर ये जो सेंटेंस लिखा है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया ये, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस अभी मैंने आपको बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या नहीं लिखा होता, सब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इस स्विच को आपको टच नहीं करना है, दिस स्विच डज नॉट बी टच। तो आप ये कहोगे सर यहाँ पे इसका चेंज करोगे तो ये आंसर नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस होता है, यहाँ पे देखो ये ज़रूरत को बता रहा है ना, ज़रूरी होना, कोई चीज़ क्या होना, ज़रूरी होना, कि इस स्विच को मत छूना, ऐसा लिखा होता है ना कहीं कहीं, अगर वायरिंग फॉल्ट है तो इसे मत छूना, हो सकता है करंट लग जाए, तो ये आपके लिए ज़रूरी हो गया, मतलब मस्ट हो गया कोई चीज़ करना। तो यहाँ पे अगर आप कहोगे तो आपने कहा सर देखो इम्पेरेटिव से, ये आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें भी नेगेटिव लिखा है, तो आपको कहना पड़ेगा दिस स्विच मस्ट, इसके बाद नॉट, और आपको पता है कि ये मॉडल वर्ब है। क्या है ये, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए बी, क्योंकि मुझे पेसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म चाहिए भाई, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो आपका आंसर होगा दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, ठीक है, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच। देखो दिस स्विच के साथ डू तो आ नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दिस स्विच नीड, अब इसकी नीड की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता था। तो आपका जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था वो दो जगह हो रहा था, इन दो जगह की, या तो ये होगा या तो ये होगा। पर एक बात समझ लो, जब हम पेसिव वॉइस बनाते हैं डू, डस और डिड का इस्तेमाल होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी जगह बी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा, तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो इजेमार लगाओगे, या तो आप लगाओगे वॉज एवर। तो डू और डस का तो वैसे इस्तेमाल नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर कितना बचा, बी वाला, है ना। ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, पर अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे हटा के आप सही आंसर ला सकते हो और कैसे आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो वॉइस के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है डिसीजंस मस्ट बी टेकन। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया डिसीजंस, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये बी जो है ना ये वर्ब मेन वर्ब हुई ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी फर्स्ट फॉर्म है, मस्ट बी टेकन। यहाँ देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद लिखा है वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आप ये देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म और फिर थर्ड फॉर्म लिखा हो तो ये पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना। कौन सी वॉइस का स्ट्रक्चर है, पेसिव वॉइस का। तो इसे आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस में। और जब मैं एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा, किस में कन्वर्ट करूंगा भाई, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा, तो आप कहोगे सर वहाँ पे होना चाहिए मस्ट। क्या होना चाहिए, मस्ट, और मस्ट के साथ लिखा होना चाहिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मस्ट के साथ क्या लिखा होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। हम सिर्फ वर्ब से देखेंगे, ये लिखा है मस्ट और मस्ट के बाद लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये आंसर हो सकता है। यहाँ देखो यहाँ पे कहीं भी मस्ट आया है क्या, नहीं आया है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ मस्ट आया है क्या, नहीं, या तो शुड आ गया, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर कौन सा हुआ, बी वाला, ठीक है। कि हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए, लेना जरूरी हो गया, तो हमें कहना पड़ेगा वी मस्ट टेक डिसीजन। समझ में आ रहा है, एलिमिनेट कर लोगे ना, देखो आपको मस्ट चाहिए है ना, तो मस्ट किस ऑप्शन में, एक में ही, बाकी में तो है ही नहीं। तो आप आंसर निकालने के लिए आपको ज़्यादा कोई मशक्कत करने की जरूरत है ही नहीं। देखो आसान से सवाल है, घबराओ मत। व्यापम का पेपर देने जा रहे हो, आप क्यों सोच रहे हो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश बहुत आसान है, हिंदी से भी ज़्यादा आसान इंग्लिश हो जाएगी अगर आप पेपर को पढ़ लो तो। सिर्फ आप पढ़ो, क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। नहीं आ रहे तो हमें बताओ, हम किस लिए, टीचर जो आपको पढ़ा रहे उन्हें बताओ किस लिए, है ना। सब यही काम के लिए तो है, टीचर जो है आपको आपकी जो गलतियाँ उन्हें निकाल के सुधारने के लिए तो है, तो ये करेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आई शुड हैव मेट हिम येस्टरडे, ठीक है। तो पहले देखो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा तो ही जब आगे आएगा तो हिम, जब आगे आएगा तो ही हो जाएगा, सभी जगह ही लिखा है। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मतलब शुड चाहिए, तो सभी जगह आपका शुड भी लिखा है। इसके बाद मैं मानता हूँ कि शुड के बाद अगर मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाता हूँ, अगर मैं बी लगाता हूँ, तो बी अगर मैं लगाता हूँ तो फिर यहाँ तो आपके पास लिखा होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ पे मीटिंग लिखा हुआ मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया है, गलत हो गया है। देखो हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस देखते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैज़, और हैज़ नहीं तो क्या आता है, हैव, और इसके साथ लिखा होता है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैज़ या हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो प्रैक्टिकली आपको लैंग्वेज समझना है। जब मैं इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगा तो आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब हैज़ या हैव। ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, इसे रिस्पेक्ट चाहिए तो इसे रिस्पेक्ट के लिए हम बी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, है ना। बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुझे ऑलरेडी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मुझे हैज़ हैव के साथ बिन और वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। हैज़ हैव के साथ बिन, क्या हैव के साथ यहाँ बिन लिखा है क्या, नहीं, मतलब ये स्ट्रक्चर मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है हैव के साथ बिन, यहाँ भी लिखा है हैव के साथ बिन, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन एक बात बताओ, हैज़ हैव बीन के साथ मुझे वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा है क्या, नहीं, मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, मेरा आंसर होगा डी वाला, ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। वॉइस के जब क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू कोई सी भी जाए, तो आपको इंग्लिश में एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है। एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस टू सॉल्व द एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व करने की बेस्ट प्रोसेस होती है। अगला देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। यहाँ देखो कैन से स्टार्ट हो रहा है, और कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। कैन से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो आपने कहा सर यहाँ कैन होगा, यहाँ भी कैन, यहाँ भी कैन, यहाँ भी कैन, सभी हो सकते हैं। इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो इसके बाद लिखना है आपको आपका ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट कौन है, तो आपका ऑब्जेक्ट है द पार्सल। तो आपने कहा सर द पार्सल चाहिए। ये जो बी है ना, ये मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, तो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है मतलब इसका अरेंजमेंट यहाँ होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन तो हो नहीं सकता। द पार्सल आना चाहिए, वी की क्या ज़रूरत है, वी की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो, यहाँ लिखा द पार्सल, यहाँ लिखा द पार्सल। अब कैन के बाद में डायरेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकता हूँ, मतलब ये आंसर नहीं होगा। कैन के बाद मुझे लिखना पड़ता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी के बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं लिख सकता हूँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेरा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा सी, कैन द पार्सल बी सेंड बाय अस टुमारो। समझ में आ रहा है। देखो बहुत आसान सी प्रैक्टिस है, अच्छे क्वेश्चन आपके निकाले गए हैं। प्रीवियस में कैसे पूछे गए, आगे कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सबको ध्यान में दे के निकाले गए। लैंग्वेज से अगर आप पीछे छुड़ाना चाहोगे तो ऐसा हो नहीं सकता, आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। और टाइम पास के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंडिया इज़ इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। इंडिया अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक नया प्लान बना रही है, इवॉल्व कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लिखा इंडिया इज़ इवॉल्विंग। यहाँ देखो इज़ इवॉल्विंग लिखा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। मुझे क्या चाहिए रहेगा, तो पैसिव वॉइस में देखो सबसे पहले आपको ये देखना है। तो पैसिव वॉइस में मुझे चाहिए जब आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो और उसका पैसिव वॉइस बनाना, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या चाहिए, तो पैसिव वॉइस में चाहिए आपको इज़, एम, आर। इसके साथ क्योंकि आईएनजी लिखा है मेन वर्ब के साथ, तो उसके साथ आईएनजी लिखना पड़ेगा। तो बी के साथ क्यों, क्योंकि मेन वर्ब का तो आपको कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा है। तो यहाँ लिखा इज़, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके बाद बीइंग नहीं लिखा है ना। इसके बाद अगर बीइंग नहीं लिखा है मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ लिखा, देखो यहाँ क्या लिखा, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपने हैज़ का इस्तेमाल कर लिया, जबकि आपको इस्तेमाल करना था इज़, एम, आर का, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आपने देखो क्या किया, आपको इज़, एम, आर लगाना था, क्या लगा दिया आपने, वॉज, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास ऑप्शन कितना बचा, एक ही, डी, यही तो आंसर है। हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम आती है पैसिव वॉइस में, नरेशन में चेंज होती है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंजेस नहीं होती, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। Somebody stole my car last week, किसी ने मेरी कार चुरा ली है। ऐसे सेंटेंस में अगर आप somebody का लास्ट में यूज़ नहीं करोगे तब भी चलेगा, किसी ने चुराई होगा, करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये लिखा स्टोल वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती किसकी, वॉज एवर की, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए चाहिए मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखो कहाँ कहाँ लिखा है वॉज एवर, तो आपने कहा सर यहाँ वॉज स्टोल लिखा है, यहाँ पे वॉज स्टोलन, यहाँ स्टील लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, स्टील, है ना। आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए स्टोलन, क्या चाहिए आपको, स्टोलन चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है,
स्टील मतलब होता है चुराना, फर्स्ट फॉर्म है, स्टील स्टोल स्टोलन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। अगला है आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो कौन है, माई कार, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आगे जाएगा तो आपने कहा सर माई कार वॉज स्टोलन होना चाहिए, तो यहाँ पे माई कार वॉज स्टोलन यहाँ लिखा है, माई कार वॉज स्टोलन यहाँ भी लिखा है, यहाँ लिखा है समबडी, तो इससे तो शुरुआत हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह रह नहीं सकता ना पैसिव वॉइस में, तो आपका आंसर या तो बी होगा और बी नहीं तो क्या होगा, डी होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या सेंटेंस में कहीं भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कहीं भी दैट लिखा है क्या, नहीं, तो अगर कंजंक्शन प्रीपोजिशन का यूज़ ध्यान रखना, प्रीपोजिशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन या प्रीपोजिशन है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सेम लिखे जाते हैं, उनको चेंज करना मुश्किल है ना, ऐसा नहीं है कि होंगे ही नहीं, होते हैं पर थोड़ा मुश्किल है, जब डमी सब्जेक्ट होता है तब होते हैं, तो आप ये कहो सर यहाँ दैट था ही नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, है ना, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर है, क्योंकि दैट आ नहीं सकता तो ये हो नहीं सकता। मेरा आंसर होगा माई कार वॉज स्टॉलन लास्ट वीक बाय समबडी, किसी के द्वारा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, हमारा अगला सवाल ये रहा, पेंट द विंडोज़, ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे ना तो पेंट जो लिखा है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद ये जो भी लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपसे कहा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आपका ऑब्जेक्ट लिखा हो तो ये सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव, है ना, कि खिड़कियाँ जो है ना उन्हें पेंट कर दो, तो ये आपको सर ये ऑर्डर है, और ऑर्डर या कमांड स्टार्ट होते किससे, लेट से, लेट के बाद आपको लिखना पड़ता है, देखो लेट से स्टार्ट होने वाले कितने सेंटेंस है, तो आप कहोगे सर 2 है, मतलब ये 2 तो आपके आंसर नहीं हो सकते, या तो ये होगा या ये होगा। अब मैंने आपको बताया, देखो अगर आप थोड़ा रिव्यू कर, थोड़ा पीछे जाके रिवर्स जाके अगर आप देखोगे ना तो मैंने आपको लिखा है कि लेट के बाद आपको लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, लेट के बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे देखो लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे आपको बी की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब सी आंसर नहीं हो सकता, आपका आंसर कौन सा होगा, बी, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, लेट द विंडोज़ बी पेंटेड, ठीक है। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर, हमारा अगला सवाल है द लोन विल बी सैंक्शन्ड बाय द बैंक, ठीक है, देखो ये विल लिखा है, विल के बाद बी और बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है, थर्ड फॉर्म, मतलब ये जो स्ट्रक्चर लिखा है ये पैसिव वॉइस में है, किसमें, ये पैसिव वॉइस में, और अगर मुझे एक्टिव वॉइस में से कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ मतलब विल होना चाहिए, इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो विल आपका मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, तो वो ऑप्शन ढूंढो जहाँ विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, देखो यहाँ क्या लिखा है, इज़ गोइंग, यहाँ विल का इस्तेमाल है ही नहीं, मतलब ये हो नहीं सकता, यहाँ इज़ गोइंग है ये हो नहीं सकता, यहाँ वुड का इस्तेमाल है ये हो नहीं सकता, तो मेरा आंसर क्या होगा, विल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो होगा द बैंक विल सैंक्शन द लोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होता है, इजीली आपके 2 नंबर आ सकते हैं, अगर आप एक ही इस वीडियो को पूरा देख लो, पूरा समझ लो, तो आपके 2 नंबर वॉइस के कहीं नहीं गए। नेक्स्ट है द स्मगलर डिड नॉट रियलाइज, देखो यहाँ लिखा है डिड, क्या लिखा है, ये डिड लिखा, बार बार आपको एक ही चीज़ में समझाना होगा, डिड लिखा है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें आप इस्तेमाल करते हो या तो वॉज का, और वॉज का नहीं तो किसका, वर का। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेक किया करो, यहाँ देखो यहाँ डिड लिख दिया है तो आपको सर ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि पैसिव वॉइस में मुझे चाहिए या तो वॉज या तो वर, यहाँ भी डिड लिख दिया मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला देखो यहाँ पे लिखा है वॉस, क्या लिखा है वॉस, और यहाँ लिखा है, यहाँ देखो यहाँ लिखा है रिकॉर्डेड, क्या लिखा है रिकॉर्डेड, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये जो क्वेश्चन है डबल सेंटेंस से मिलके बना है, द स्मगलर डिड नॉट रियलाइज दैट देयर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, तो सेंटेंस आपका बनेगा इट वाज नॉट रियलाइज बाय द स्मगलर दैट देयर, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, देखो इसकी थोड़ी सी गहराई में आपको बताते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको आगे ले जाना है। अब ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आप आगे तो ले नहीं जाओगे, तो इसे इंडिकेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, इट का, जो डमी बनता है, ठीक है। खैर, तो आपका आंसर कौन सा आ गया, सी आ गया। एलिमिनेशन से हो गया, आपको क्या करना था, डमी क्या होता है, किसको आगे ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेक किया और आपका आंसर आ गया है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। देखो यहाँ लिखा है गेव, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब अगेन पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस में आपको क्या चाहिए, वॉज या वर, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, गेव का थर्ड फॉर्म मतलब गिवन चाहिए, तो वॉज या वर के साथ गिवन। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है, सभी जगह लिखा है। अब देखो आपका जो पैसिव वॉइस बनाओगे वो तो या तो आप हिम से बना सकते हो, मतलब ही को आगे ले जाके, या रिवॉर्ड से बना सकते हो, दोनों से बना सकते हो। तो आपके यहाँ ही लिखा, यहाँ अ रिवॉर्ड लिखा, मतलब इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा, अगर यहाँ ही आगे चले गया तो बचा क्या आपके पास, अ रिवॉर्ड, तो यहाँ देखो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, अ रिवॉर्ड आ रहा है।
यहाँ पे देखो यहाँ क्या बच रहा है आपका द रिवॉर्ड, क्या द रिवॉर्ड लिखा है क्या? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव या कोई भी वर्ड हो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जबरदस्ती चेंज नहीं किए जाते हैं। तो अ रिवॉर्ड, तो यहाँ द रिवॉर्ड कहाँ से आ गया? अगला सेंटेंस है ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग, ये हो सकता है। ही अ रिवॉर्ड वॉज गिवन बाय हिम नहीं, बाय किंग है, किंग के द्वारा दिया गया, मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। मेरा बी और डी ये तो अलग हो गए, इन्होंने कहा हमें अलग करो। बचे कौन? या तो ए या तो सी। अब देखो इन दोनों में मैं कंपेयर करा के बताता हूँ क्या है। ही वॉज गिवन बाय द किंग, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग, अ रिवॉर्ड। अब एक काम करो, अब देखो आपको क्या समझना है, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो जाए, कितने ऑब्जेक्ट हो जाए भाई? दो ऑब्जेक्ट हो जाए, है ना, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, है ना, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो कोई एक ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, बचेगा आपका एक ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट बचा है वो वर्ब के बाद आएगा, और आपका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ जाना चाहिए? वो लास्ट में जाना चाहिए। तो अगर आपका सब्जेक्ट लास्ट में जाना चाहिए तो सब्जेक्ट तो यहाँ लास्ट में आ रहा है, क्या यहाँ लास्ट में आ रहा है क्या? नहीं। अगर नहीं आ रहा तो ये आंसर भी नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा भाई? सी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लास्ट में जाना चाहिए और सी ऑप्शन में जा रहा है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन में नहीं जा रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, पीपल ने उसे क्या इलेक्ट किया है, क्या चुना है? मेयर चुना। तो अपने कैसे इलेक्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी वॉज या वर की, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब इलेक्टेड की ज़रूरत है। वॉज इलेक्टेड या वर इलेक्टेड कितनी जगह लिखा है? तो आपने कहा सर यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी इज लिखा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। देखो हिम को जब मैं आगे ले जाऊंगा ना तो ये सब्जेक्टिव केस हिम नहीं होता है, सब्जेक्टिव केस हिम नहीं होता, सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा, मतलब मेरा ए आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो बहुत आसान से सवाल है, कोई आपको ऐसा लग रहा हो ना सवाल आसान है, सवाल आसान नहीं, आपका तरीका आसान होना चाहिए, बस सवाल इजीली बन जाएंगे। इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी नहीं, आपका तरीका सही होना जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है समवन पुल द बुल वायलेंटली, ठीक है। यहाँ देखो आपके पास लिखा है पुल, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो वही अगेन पैसिव वॉइस में मुझे क्या चाहिए? तो मुझे पैसिव वॉइस में चाहिए वॉज या वर। क्या चाहिए भाई? वॉज या वर, और इसके साथ चाहिए वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहाँ लिखा हेड, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ वॉज तो लिखा है, क्या लिखा है? वॉज लिखा है, लेकिन वॉज के बाद मुझे चाहिए डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस टू बी की तो कोई ज़रूरत थी ही नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है? हेड लिखा है, हेड की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मेरा आंसर होगा वॉज पुल्ड, और वॉज पुल्ड सिर्फ एक ही जगह लिखा है। कहाँ लिखा है? डी में। यही आंसर। सबसे पहला आपका क्या काम है? कुछ मत करो, पूरा सेंटेंस छोड़ो, है ना, पूरा सेंटेंस छोड़ो, आप सिर्फ वर्ब देखो। सिर्फ क्या देखो? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेक करो, उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस आ जाएगा। 50% केस में, या कह सकते हो मोर देन 50% केस में सिर्फ वर्ब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आसानी से आपके नंबर आ जाएंगे वॉइस के। तो आई होप कि इतने क्वेश्चन से आपको एक बार समझ में कि वॉइस में मैं नंबर ला सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट लिखा दे विजिटेड, अगेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब मुझे वॉज वर्ड चाहिए, ये हो नहीं सकता है, ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है। नेक्स्ट वीक यहाँ हेड लिखा, ये हो नहीं सकता, और यहाँ देखो यहाँ लिखा यहाँ हेड बिन, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर कौन सा हुआ? बी वाला। बाकी सेंटेंस पढ़ने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आज की सीरीज़ का लास्ट सवाल है हमारे पास, वेयर वर दे प्लेइंग। अब देखो यहाँ पे लिखा है वर प्लेइंग, क्या लिखा है भाई? इसे साथ में लिखूंगा तो वर प्लेइंग है ना, और वर प्लेइंग जो होता है, वर प्लेइंग जो लिखा जाता है, लिखा जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। किस में लिखा जाता है भाई? पास्ट कंटिन्यूस में लिखा जाता है। और पास्ट कंटिन्यूस का जब मैं बनाऊंगा पैसिव वॉइस, क्या बनाऊंगा मैं इसका? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जब मैं बनाऊंगा तो पैसिव वॉइस बनाने में मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए वॉस या फिर वर। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब का तो थर्ड फॉर्म आएगा, है ना, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। तो फिर ये आईएनजी का क्या करेंगे? तो आपको सर इसे बी के साथ लगाओ, मतलब क्या लिखो आप? बीइंग। तो ये जो सेंटेंस है, और देखो ये जो वेयर है ना, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये तो सेंटेंस के हमेशा स्टार्ट में होना चाहिए, तो चारों जगह स्टार्ट में, इससे तो मुझे कोई समस्या नहीं। आगे जो कहानी वो मुझे ये है कि वेयर के बाद जो मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो या तो वॉज होना चाहिए या तो वर होना चाहिए। तो देखो वॉज या वर कहाँ लिखा है? यहाँ वॉज लिखा है, यहाँ तो हैज़ लिखा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ विल लिखा है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर या तो ए होगा, और ए नहीं तो क्या होगा? डी होगा। इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। या वॉज लिख दिया पर क्या बीइंग लिखा है क्या? नहीं, एग्जामिनर यहाँ बीइंग लिखना भूल गया, तो आप भी ये कह दोगे मुझे माफ़ करो, मैं आंसर नहीं लगा सकता हूँ। तो यहाँ देखो लास्ट आपके सही के ऑप्शन बच रहा है, उसमें देखो ये लिखा बीइंग और ये लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी।
तो यहाँ आई होप कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वॉइस के, जो इजी थे, और आप इजीली इसके 2 से 3 नंबर जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में आप ला सकते हो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसे हम लोग नरेशन की एक प्रैक्टिस सीरीज़ करेंगे जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। 25-30 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से पहले करके जा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा किसी भी पेपर के लिए। और व्यापम में वॉइस और नरेशन फिक्स है, आना है मतलब आना ही है। आपको ज़्यादा नहीं करना है कि पूरा वॉइस पढ़ा होगा तभी आप निकालो, आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का भी अगर ध्यान दो तो आपके नंबर व्यापम में तो आ ही जाएंगे, कहीं नहीं कटने वाले हैं। आप ये भी मत सोचो कि मुझे इंग्लिश में हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, मीनिंग पता हो तभी मैं निकालूँ, ऐसा भी नहीं। आप सिर्फ बेसिक और मेजर कॉन्सेप्ट जो है उनको समझो, बाकी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आपको बारीक बारीक चीज़ें अभी नहीं निकाल रहा हूँ कि बिल्कुल आपको पहाड़ खोद के बताओ ये करो वो करो। मुझे पता है आपका एग्जाम का टाइम है और इतनी चीज़ें आप अभी आप कर नहीं पाओगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप आंसर कैसे ला सकते हो, किन चीज़ों का आप ऑब्जर्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास के लिए हम लोग नरेशन को लेके जुड़ेंगे बहुत जल्दी। नरेशन की भी हम लोग प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे जिससे आप एग्जाम में नरेशन में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड बाय। आप सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये पहुँचाइए। हम लोगों ने मैथ्स का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, इंग्लिश का भी अपलोड कर दिया है और आगे भी बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।